वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें रावलपिंडी से शहर बानो ने भेजी है। तो आइए ये कहानी आपको उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं। इस कहानी का ताल्लुक एक सच्चे वाकये से है। ये उन दिनों की बात है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे शौहर एक बैंक मैनेजर थे और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ हमारे घर में था। मेरे सास ससुर और तमाम घर वाले मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। एक दफा मेरे हस्बैंड ने कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया, सो मैंने उन्हें तजवीज दी कि शंग्रीला क्यों ना घूमा जाए, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफी सुन रखा था और मुझे काफी अरसे से उस इलाके को देखने का शौक भी था। मेरी इस तजवीज पर इरफान फौरन मान गए और अपने एक दोस्त तारिक भाई और उनकी बीवी को भी तैयार कर लिया, क्योंकि उस इलाके में तारिक भाई का एक आबाई रेस्ट हाउस था जो बहुत ही अरसे से बंद पड़ा हुआ था। उनके वालिद सैरो सियाहत के बहुत शौकीन थे, तो ये रेस्ट हाउस उन्हें गिफ्ट में किसी ने दिया था और उसकी तमाम चाबियां अभी तक उन्हीं के पास मौजूद थी। खैर, एक दिन हम चारों लोग शंग्रीला के सफर के लिए रवाना हो गए। सफर बहुत तवील था, लेकिन हम रास्ते में बार बार किसी न किसी हिल स्टेशन पे रुक जाया करते और मौसम को एंजॉय करने लगते। इस तरह हमने ये लंबा सफर बड़ी ही आसानी से तय कर लिया। जब हम लोग शंग्रीला पहुंचे तो शाम फैल रही थी, लिहाजा हमने एक छोटे से होटल में रात का खाना खाया और आखिरकार चलते चलते रेस्ट हाउस तक पहुंच गए। रेस्ट हाउस के पास पहुंचते ही तारिक भाई ने अपनी जेब से चाबियां निकाली और इस रेस्ट हाउस का दरवाजा खोलने में मसरूफ हो गए और मैं बड़े गौर से उस पुरानी बिल्डिंग को देखने लगी। इसकी दीवारें अब भी बारिश की वजह से भीगी हुई थी और उन पर काई की एक मोटी सी तह जमी हुई थी। ये शायद फरवरी का महीना था और फिजा में एक पूरी सरार सी ठंड मौजूद थी, जो जहन पर खौफ के साथ साथ बदन में लर्जा भी तारी कर रही थी। ठंडी हवाएं जिस्म के आर पार गुजरती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन तारिक भाई अब तक मेन गेट ना खोल सके थे, क्योंकि काफी अरसे से बंद होने की वजह से इसके ताले पर जंग लग चुका था। खैर, काफी तगोदाव के बाद आखिरकार वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। बंगले के अंदर दाखिल होते ही दाईं तरफ एक बागीचा सा था जो झाड़ियों से उस वक्त अटा हुआ था। सामने 2 सीढ़ियां चढ़कर हम एक लंबा बरामदा क्रॉस करने लगे, जिसकी एक कतार में 3 कमरे बने हुए थे। एक कोने में शायद किचन और दूसरे कोने में मुझे वॉशरूम भी नजर आया था। एक तवील अरसा बंद रहने की वजह से कमरों की दीवारों पर मिट्टी और जाले चिपके हुए थे और दीवारों से जा बजा नमी दिखाई दे रही थी, लिहाजा ये घर इस वक्त हमारे इस्तेमाल के काबिल न था। सो हमने फैसला किया कि आज की रात हमें होटल में ही कयाम करना चाहिए। कल सुबह आकर पहले तो हम इसे साफ करेंगे और फिर यहाँ रिहाइश करेंगे। बस ये सोचकर हम सब लोग वापस गाड़ी में आकर बैठ गए और उसी करीब के होटल में चले गए। होटल के मालिक ने हमारी रात गुजारने का इंतजाम किया और सुबह सफाई के लिए एक लड़के को हमारे साथ भेज दिया। रेस्ट हाउस में सफाई का काम कुछ ज्यादा ही था, तो उस लड़के ने अपनी एक बहन को भी साथ कर लिया। ये शायद दिन 11 बजे का वक्त था, लेकिन आसमान पर अब भी बादल गरज रहे थे। तकरीबन 4 घंटे की मेहनत के बाद हम 2 कमरे साफ करने में कामयाब हो गए थे और किचन भी बड़ी खूबसूरती से चमक रहा था। वो दोनों बहन भाई सफाई करके वापस चले गए, जबकि इरफान और तारिक भाई किचन में खाना बनाने के लिए चले गए थे। आज बारिश की वजह से उन दोनों ने खुद ही खाना बनाने का फैसला किया था। शायद वो हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाकर अब तक बोर हो चुके थे। बारिश काफी तेजी से हो रही थी और हम दोनों लड़कियां रेस्ट हाउस के बरामदे में बैठकर बारिश के गिरते हुए कतरों को देख रहे थे। ये एक ठंडी और खूबसूरत सुबह थी और हर तरफ से ठंडी ठंडी हवा के झोंके भी आ रहे थे। खैर, दोपहर के खाने के बाद हम सभी लोग एक कमरे में आ गए थे। ये एक हाल नुमा बड़ा सा कमरा था, जिसके एक कोने में डबल बेड और ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ था, जबकि बैठने के लिए 2 अदद कुर्सियां और उनके दरमियान में एक मेज भी रखी हुई थी। काफी देर तो हम बैठे इस रेस्ट हाउस पर तबसरा करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद बातों का सिलसिला चल निकला और जल्द ही भूत प्रेत की कहानियों की तरफ जा निकला, क्योंकि मेरे हस्बैंड इरफान को शुरू से ही भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें जिन्नात के बहुत से वाकयात और किस्से भी याद थे, लिहाजा वो अपनी पटारी खोलकर बैठ गए। अब तक उन्होंने जो हमें कहानियां सुनाई थी वो बहुत ही खौफनाक थी, जिसे सुनकर हम दोनों खवातीन को तो अब डर सा लगने लगा था। इसी असना में बादल जोर से गरजा और बिजली की तेज चमक भी हुई।
पहाड़ी इलाकों में तो वैसे भी गरज चमक के साथ एक शदीद और खौफनाक सा मौसम जन्म लेता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही ठंड बढ़ रही थी और इस सारे माहौल को अंधेरे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। दिन में ही रात का समा होने लगा था और इरफान थे कि चुप ही ना हो रहे थे। उन्हें तो ना जाने आज क्या हो गया था। एक के बाद एक भूतों प्रेतों की कहानियां सुनाए जा रहे थे। ये कहानियां सुन सुन के मैं और शहनीला अब काफी बोर हो चुकी थी। सो हमने फैसला किया कि किचन में चलकर चाय बनाई जाए और साथ में कुछ पकौड़ों का भी एहतमाम कर लिया जाए तो मजा दुबाला हो जाएगा। लिहाजा हम दोनों ही अपनी जगह से उठी और किचन में चली गई। चाय के बाद मैं और शहनीला वापस कमरे में चले गए और अपना सामान निकालकर सेट करने लगे। कमरे में दाखिल होते ही मुझे अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा। मैंने फौरन ही आगे बढ़कर कमरे की खिड़की खोल दी, लेकिन ये क्या, एक तेज हवा का सर्द झोंका कमरे के घुटन ज़दा माहौल को चीरता हुआ अंदर घुस आया था। लेकिन इस हवा में एक अजीब सी बू रची हुई थी। मैंने जब बाहर के मंजर पर नजर डाली तो वहां पे दरख्तों की एक कतार थी और एक अजीब सी वीरानी जा बजा फैली हुई थी। हर तरफ अंधेरे का राज नजर आ रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे आसमान पर एक जोरदार खड़क हुई और आसमान पर चमकने वाली बिजली ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया था। रोशनी की वो लहर एक लकीर बनाती हुई एक चमकदार चीज पर जा पड़ी और मेरी आंखें एकदम से चुंधी आ गईं। ये शायद एक क्रॉस था जो किसी कब्र पर नस्ब था। इसके साथ ही मुझे वहां कई और सलीबें भी नजर आई। मैं एकदम डरकर खिड़की से पीछे हट गई और इरफान को आवाज दी। मेरी परेशानी को महसूस करके वो फौरन ही मेरे पास आ पहुंचे। अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो गई? लगता है खिड़की से बाहर तुम्हें कोई भूत नजर आ गया है, इरफान ने तकरीबन मजाक भरे लहजे में मुझसे कहा और बाहर की तरफ नजर डाली। अरे वाह भाई, ये तो कब्रिस्तान है, एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान। क्या ही बात है, मजा आ गया। अब तो मुझे अपने कलेक्शन के लिए कुछ नई तस्वीरें भी मिल जाएंगी। शायद ये कोई ईसाइयों का कब्रिस्तान है, न जाने ये कितना पुराना होगा। उन्होंने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और खिड़की में चंद शॉट लेने के लिए आ खड़े हुए। लेकिन हम दोनों ही इस बात से लाइल्म थे कि ये तस्वीरें शायद हमारे लिए मौत का पैगाम ला रही हैं। इरफान को कमरे के अंदर से तस्वीरें लेने का सही से मजा ना आया, तो इसलिए उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया। लिहाजा इरफान और तारिक भाई रेस्ट हाउस के बाहर चले गए और कमरे की पिछली जानिब खड़े होकर कब्रिस्तान की तस्वीरें बनाने लगे, जबकि मैं और शहनीला उनको देखने में मसरूफ रही। बारिश अब थम चुकी थी और माहौल भी काफी हद तक खूबसूरत हो गया था। मैं और शहनीला कमरे से बाहर आ गई और उस रेस्ट हाउस के बागीचे में आ बैठी। हम दोनों ही वहां काफी देर तक बातें करती रही, लेकिन इरफान और तारिक भाई अभी तक वापस ना आए थे। अचानक ही मुझे कमरे के अंदर से खिड़की पर दस्तक सी महसूस हुई। मैं दौड़ते हुए कमरे में गई और खिड़की के पट खोल दिए, लेकिन वहां कोई भी मौजूद ना था, ना ही इरफान और ना ही तारिक भाई। मैंने अपनी नजर कब्रिस्तान की जानिब दौड़ाई कि शायद वो तस्वीरें लेने के लिए कब्रिस्तान में दाखिल हो गए हों, लेकिन वो लोग मुझे वहां भी नजर ना आए, बल्कि एक स्याह सी चीज कब्रों पर सुरकती हुई महसूस हुई। दूर से दिखने में ये एक बड़ी सी छिपकली लग रही थी जो कब्रिस्तान के पास खड़े हुए एक पुराने से पेड़ पर चढ़ रही थी। मैंने जैसे ही अपनी पलकें झपकाई तो वो अचानक ही वहां से गायब हो गई। अरे ये क्या था, कौन था वहां? पहले तो वो चीज मुझे किसी छिपकली की तरह मालूम हुई और फिर देखते ही देखते एक इंसानी ह्योले की शक्ल इख्तियार करती हुई कब्रिस्तान में ही गायब हो गई। अब मैं पलकें झपकाए बगैर बाहर की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन मुझे इरफान और तारिक भाई कहीं भी नजर ना आ रहे थे। फिर अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और डर के मारे मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो इरफान मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। इतने में शहनीला और तारिक भाई में कमरे में दाखिल हुए। वो भी मेरी चीख पर हंस रहे थे। अरे भाभी, डरने की जरूरत नहीं, ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ कोई जिन भूत नहीं रहते। आप तसल्ली रखिए, आप यहाँ घूमने आई हैं, खुद को किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन बिल्कुल ना समझें। इतना कहकर तारिक भाई मुस्कुराने लगे और मैं गुस्से भरी निगाहों से इरफान की जानिब देखने लगी। कहाँ रह गए थे आप? आपको पता भी है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी। वहां सामने कब्रिस्तान में मैंने एक चीज देखी, न जाने वो परछाई थी या कोई छिपकली। अरे यार, तुम तो ऐसे ही वहम करती हो। हम पूरा कब्रिस्तान छान कर आए हैं, वहां कुछ भी नहीं है। चलो आओ गपशप करते हैं। इतना कहकर इरफान ने खिड़की के पट बंद कर दिए और हम चारों ही वहीं बैठ गए। मैंने बामुश्किल मुस्कुराते हुए
सबको ये यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरे जहन पर अब भी उस दस्तक का मौमा हल होने में ही ना आ रहा था। अचानक ही कमरे में कहीं से तेज सी खुशबू आने लगी, जो काफूर से बहुत मुशाबियत रखती थी। लेकिन हम सब ने इसका कोई नोटिस ना लिया। अगले दिन हम सब घूमने के लिए निकल गए। हम सभी लोग अच्छी तरह से तैयार हुए थे और पैदल ही सैर को निकल गए थे। हो सकता है हमें सैर के दौरान थोड़ी देर हो जाए, लिहाजा हमने रेस्ट हाउस की सारी रोशनियां जलती हुई छोड़ दी थी। अब हमारा रुख जंगल की जानिब था। दोनों तरफ चीड़ के दरख्तों की कतारें थीं और ये सड़क आहिस्ता आहिस्ता गहराई की जानिब जा रही थी, जिस पर वही होटल था जहां कल रात हमने खाना खाया था। खैर, हम चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे और मुख्तलिफ बातों पे हंसी मजाक भी कर रहे थे। अचानक ही एक तरफ दरख्तों की ओर से मुझे वो छिपकली नुमा चीज सरकती हुई दिखाई दी। मैंने जैसे ही उस तरफ तवज्जो की तो वहां कोई भी मौजूद न था। मैंने अपने सर को झटक कर उस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया और मौसम को एंजॉय करने लगी। तकरीबन शाम तक हम वहां यूं ही घूमते फिरते रहे, लेकिन वापसी का सफर कुछ जरा सुस्त था क्योंकि चढ़ाई ज्यादा थी और रेस्ट हाउस तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। हालांकि जाने से पहले हमने इसकी तमाम लाइटें जलाई थी, लेकिन गैर यकीनी तौर पर तमाम रेस्ट हाउस में अंधेरे का राज था। खैर, हम आगे बढ़े और रेस्ट हाउस का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही रेस्ट हाउस का दरवाजा खुला तो सारी ही लाइटें खुद ब खुद ऑन हो गईं और हम लोग हैरानी से एक दूसरे की जानिब देखने लगे। हो सकता है कि यहाँ लोड शेडिंग हो, लिहाजा इस ख्याल को भी हमने जहन से झटक दिया। आज हम सभी लोग थक गए थे। इरफान कमरे में आते ही बेड पर लेट गए और अपनी किताबें पढ़ने लगे और मैं उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। लेकिन बातों ही बातों में इरफान को नींद आ चुकी थी। मैं भी अपनी जगह से उठी और जाकर अपने बेड पर लेट गई, लेकिन मेरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं बार बार करवटें ले रही थी और नींद के लिए ट्राई कर रही थी। मुझे अभी नींद आने ही लगी थी कि मेरे कानों में किसी के भागने की आवाज आई, जैसे कमरे के बाहर कोई भागकर किचन की तरफ गया हो। मुझे जरा सा खौफ महसूस होने लगा। अभी मैं यही सोच रही थी कि ये भागने की आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी। कोई किचन से भागकर हमारे कमरे की जानिब बढ़ रहा था, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक से गए थे। अब मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। मैंने इरफान को उठाना चाहा, लेकिन वो तो खराटे मार रहे थे। अगले ही लम्हे किसी ने पूरी कुव्वत से हमारे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। दरवाजा इस कदर शिद्दत से बजाया गया था कि मेरे हलक से एक चीख निकल गई और मैंने मुड़कर इरफान की जानिब देखा। वो भी हड़बड़ाकर उठ बैठे थे और परेशान होकर दरवाजे की जानिब देख रहे थे। वो अपने बिस्तर से उठे और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अरे यार, मुझे देखने तो दो। हो सकता है कि तारिक हो, कहीं उन लोगों के साथ कोई मसला ना हो गया हो। इरफान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो एक तेज हवा का झोंका हमारे कमरे में घुस आया और हमारी कपकपी छूट गई। बाहर दरवाजे पर तो कोई भी ना था, जबकि हम दोनों मियाँ बीवी बड़ी हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर इतनी रात गए, ये दरवाजा किसने बजाया था? जैसे ही इरफान कमरे से बाहर निकले तो मैं भी खौफजदा कदमों के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगी। हम जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ एक अजीब सा मंजर था। पूरे ही रेस्ट हाउस में तेज हवाएं चल रही थी, जैसे आंधी आ गई हो। आसपास लगे हुए दरख्त बड़ी तेजी से झूम रहे थे। कभी कभी किसी भेड़िए की हू भी सुनाई दे रही थी और खौफ के मारे मेरा तो बुरा हाल होता जा रहा था। अब हम दोनों तारिक भाई के कमरे के करीब आ गए। 0 वाट के बल्ब की लाइट कमरे की चौखट से बाहर आ रही थी। जल्द ही हमने अंदाजा किया कि वो दोनों मियाँ बीवी बड़े आराम से सो रहे हैं। सिचुएशन को समझते हुए इरफान ने मुझे वापस कमरे में चलने का इशारा किया और हम दोनों ही कमरे में आ गए। लेकिन ये हैरत की बात थी कि तारिक और शहनीला की आंख न खुली थी। थोड़ी देर तो इरफान चुप रहे, लेकिन आखिरकार वो भी बोल पड़े। यार, मुझे लगता है कि वाकई में ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ कोई ना कोई पुरस्कार हरकत होती ही रहती है। क्योंकि वो परछाई, इतना कहकर इरफान रुक गए। क्या वो परछाई आपने भी देखी थी? मैंने सवालिया नजरों से इरफान की जानिब देखा। हाँ, वो परछाई मैंने भी देखी थी, लेकिन मैंने उस चीज को अपना वहम समझा। लेकिन यार, ये तो हद ही हो गई है। आखिर रात के 1 बजे हमारे दरवाजे पर कौन दस्तक दे सकता है, जबकि तारिक और शहनीला भी आराम से सो रहे हैं। खैर, तुम परेशान ना हो, हम सुबह होते ही इस मामले पर डिस्कस करेंगे। इतना कहकर इरफान ने कंबल खींचा
और सोने के लिए लेट गए। बाहर अब शोर खत्म हो गया था और मौसम भी अपने मामूल पर आ गया था। एक बार फिर कमरे में इरफान के खर्राटों की आवाज गूंज उठी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं डर के मारे अपने कंबल से सर बाहर निकाले छत की जानिब टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी। अगले ही लम्हे अचानक से हमारे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक काला साया, जिसका कद तकरीबन 6 फुट के करीब होगा, चलता हुआ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर मेरी आंखें खौफ से फैल गईं और हलक में कांटे चुभने लगे। मैं पथराई हुई आंखों से उस साए को देखे जा रही थी और मेरा जिस्म हरकत करने से कासिर था। इरफान, इरफान, मैंने अपनी आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी जवाब ना आया। इरफान अभी भी खर्राटे ले रहे थे। वो साया चलता हुआ मेरे बेड के करीब आया और अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाने लगा। मैंने डर कर अपनी आंखें मूंद ली और एक जोरदार चीख मारी। उसके बाद मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। सुबह जब मैंने आंखें खोली तो इरफान और तारिक भाई मेरे सर पर मौजूद थे, जबकि शहनीला मेरा बाजू दबा रही थी। हीरा, हीरा, आंखें खोलो, क्या हो गया था तुम्हें? मेरी नजर जैसे ही इरफान पर पड़ी तो मैं उनके सीने से लगकर रोने लगी। बस बहुत हो गया, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। हम किसी और होटल में बुकिंग करा लेंगे, लेकिन यहाँ रहना मुनासिब नहीं, इरफान ने हतमी लहजे में कहा। इसके बाद हम लोगों ने पैकिंग की और सामान गाड़ी में रखकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। मैं और शहनीला गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। रेस्ट हाउस से निकलते हुए मैंने एक आखिरी नजर उसकी छत पर डाली तो मुझे वहां वही साया नजर आया जो कल रात मेरे कमरे में घुस आया था। देखने में अब ये किसी इंसान की तरह महसूस हो रहा था, लेकिन इसका पूरा जिस्म किसी छिपकली की मानद था, जिस पर पीले रंग के हल्के हल्के धब्बे थे। वो अचानक से हवा में लहराया और नीचे वाले बंद कमरों की जानिब जाने लगा। मैंने फौरन ही इरफान को आवाज दी और उस जानिब इशारा किया जहां वो काला साया मुझे अभी नजर आया था। इरफान, इरफान, वो साया भी वहीं मौजूद था और मेरे देखते ही देखते वो कमरे में दाखिल हो गया। लेकिन इरफान ने मुझे तसल्ली देते हुए गाड़ी वहां से आगे की जानिब बढ़ा दी। आज रात हमने एक और होटल बुक कर लिया था, क्योंकि पिछले वाकये ने मुझे बुरी तरह से खौफजदा कर दिया था। ये होटल भी हमारे रेस्ट हाउस से तकरीबन कोई 100 मीटर के फासले पर था, जहां से वो रेस्ट हाउस साफ नजर आता था और उसके साथ ही वो कब्रिस्तान भी। मैं खामोशी से बेड पर बैठी हुई थी और बाहर तारीकी छाई हुई थी। चांद की रोशनी अभी तेज हो रही थी, मगर फिर भी मेरे लिए कम थी। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं उठ खड़ी हुई और इस कमरे में लगी हुई खिड़की के पास आ गई। अभी तक रात वाला वाकया मेरे जहन से ना निकला था। मैंने डरते हुए उस कब्रिस्तान की जानिब एक नजर की, लेकिन वहां मुकम्मल तौर पर खामोशी और अंधेरा था। ये देखकर कुछ लम्हे तो मैं मुतमईन हो गई, लेकिन फिर से मेरे जहन में उस साए का ख्याल आने लगा। वो कब्र के पास खड़ा था और हमारे होटल की तरफ उसकी पुश्त थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। ओ मेरे खुदा, ये यहां भी आ गया। आखिर ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? मैंने डर कर फौरन ही खिड़की बंद कर दी और इरफान के पास आकर बैठ गई। क्या हुआ हीरा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? लगता है तुम्हारे जहन से वो ख्याल नहीं जा रहा। वो इरफान, वो वहीं बाहर मौजूद है। मैंने अपने मुंह से अभी यही अल्फाज निकाला था कि इरफान ने अपना हाथ मेरे होंठों पर रख दिया। खामोश रहो, मैं अच्छी तरह से चेक कर चुका हूँ। ये सब तुम्हारा वहम है। चलो उठो, तुम दोबारा देखो तुम्हें वहां कोई नजर आता भी है या नहीं, उन्होंने सरगोशी भरे अंदाज में कहा। और मैं अपनी जगह से उठकर डरते हुए फिर से खिड़की के करीब आ गई। लेकिन ये क्या, अगले ही लम्हे मेरे मुंह से फिर एक चीख निकल गई। वो साया अभी तक वही मौजूद था। उसने अपनी गर्दन पलटाकर मेरी जानिब देखा था, लेकिन चेहरे की जगह हड्डियों का ढांचा था। मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली और इरफान लगभग उछलकर अपने बेड से खड़े हो गए। अब वो भी खिड़की में बाहर की जानिब देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर न आया। तकरीबन आधी रात का वक्त गुजर गया था और अब मैं डरते डरते अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी और इरफान मेरे सिरहाने बैठे थे। न जाने कब मैं नींद की वादियों में चली गई, मुझे इसका पता न चला। ख्वाब में मैंने देखा कि 2 स्याहपोश शख्स बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए थे। वो मुझे एक ताबूत में बंद कर रहे थे और उसमें कील ठोक रहे थे, लेकिन मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मनो बोझ मेरे सीने पर रख दिया गया हो। मैं अपने हाथ पांव न हिला पा रही थी और अब मुझे अपना सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी।
मैं बहुत चीखी और चिल्लाई, मगर उन दोनों ने मेरी कोई बात ना सुनी और ना ही मुझ पर कोई तवज्जो दी। वो मुसलसल ताबूत में कील ठोक रहे थे और मेरा दम घुटता जा रहा था। इसी डर और दहशत की शिद्दत में मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी अंधेरे कुएं में गहराई में गिरती जा रही हूँ और मेरा दिल अंदर ही अंदर बैठ रहा था। मेरे मुंह से बेख्तियार अल्लाह का नाम निकला और अब मेरी सांस बहाल होने लगी। अब मैं ताबूत पर अपने दोनों हाथों से जोर डाल रही थी और बार बार उस पर मुक्के बरसा रही थी। अल्लाह का नाम लेते ही न जाने मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि अब मैं अपनी जिंदगी की जंग लड़ने लगी थी। लेकिन ये ताबूत तो मेरी ताकत से कई गुना मजबूत था। मैं एक बार फिर उन्हें अंधेरों में डूब रही थी और मेरा जिस्म हल्का पड़ता जा रहा था। आखिरकार मैंने हाथ पांव चलाना छोड़ दिए और खुद को अल्लाह के सपुर्द कर दिया। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद थी और इरफान मेरे करीब बैठे हुए थे। मुझे होश में आता देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ पर रखा और मुझे तसल्ली देने लगे। मैं जब भी होश में आती तो मुझे नींद की दवाएं देकर सुला दिया जाता। तकरीबन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते होते मुझे एक हफ्ता लग गया। डॉक्टर्स का ये कहना था कि शायद मेरे जहन पे कोई सदमा गुजरा है, इस वजह से मेरा नर्वस सिस्टम कुछ खराब हो गया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं खिलखिलाई, क्योंकि ये सब मेरा ज़हनी इख्तियार नहीं बल्कि हकीकत थी। अगले ही दिन हमने यहाँ से निकलने का सोचा, लेकिन अब मेरा दिल यहाँ से जाने को ना कर रहा था। मैं उस मामले को हल करना चाहती थी। सो मैंने इरफान से यही कहा कि मुझे उस कब्रिस्तान ले जाया जाए जहां पर पहले दिन मैंने उस सियाहपोश को खड़ा हुआ पाया था। इरफान और तारिक भाई के समझाने के बावजूद मैं बाजिद थी और उस कब्रिस्तान में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि मैंने अपने दिल में इस मामले को हल करने की ठान ली थी। अगले दिन मैं, इरफान, तारिक भाई और शहनीला उस कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। मेरा दिल एक अनजानी कुव्वत के जेरे असर कब्रिस्तान की तरफ खिंचा हुआ था। ना तो आज मेरे कदम लर्जा रहे थे और ना ही मुझे कोई खौफ था, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस कब्रिस्तान में कहीं मनो मट्टी तले दबी हुई हूं। मैं आगे आगे और बाकी लोग मेरे पीछे चल रहे थे। कब्रिस्तान के वस्त में आकर मैं एक बड़ी सी कब्र के करीब आकर रुक गई। अब मेरा दिल चाह रहा था कि इस कब्र को खोदूं और अपना जिस्म यहां से बाहर निकाल लूं। अगले ही लम्हे मैं उस कब्र पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से वहां से मिट्टी हटाने लगी। जैसे जैसे मैं कब्र खोदती जा रही थी वैसे ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरे साथ इरफान और तारिक भाई भी उस कब्र को खोदने लगे थे, जबकि शहनीला खौफजदा नजरों से हम सबकी जानिब देखे जा रही थी। तकरीबन 15 मिनट की मेहनत के बाद हमने वो कब्र खोद डाली थी। जैसे ही हमने उस कब्र से ताबूत बाहर निकाला तो हमारी आंखें हैरत से भटती चली गई। ताबूत की हालत कुछ ऐसे थी कि जैसे इसे अभी कुछ घंटे पहले ही दफन किया गया हो। इरफान और तारिक भाई ने डरते डरते हुए ताबूत का ढक्कन हटाया। ये क्या! अगले ही लम्हे हम सब लोगों के मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि उस ताबूत में कोई और नहीं बल्कि मेरी ही शक्ल की एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके दोनों हाथ उसके पेट पर बंधे हुए थे। शायद ये कोई हामला औरत थी जो अपने बच्चे की पैदाइश से पहले ही मर गई थी। पता करने पर हमें यह मालूम हुआ कि इस इलाके में बहुत अरसा पहले एक शौहर ने अपनी बीवी को जहर देकर मार डाला था। हालांकि वो औरत उन दिनों हामला थी। उस शख्स ने कैथी से शादी ना की थी बल्कि उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करता रहा था। जब कैथी हामला हुई तो उसने बदनामी के डर से कैथी को उसके बच्चे समेत मार डाला और रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया। न जाने कितने सालों से कैथी और उसके बच्चे की रूह वहां पर भटक रही थी। उस बेचारी के साथ बहुत जुल्म हुआ था, लेकिन जोसेफ को भी उसके किए की सजा जरूर मिली। वो जैसे ही कैथी को दफनाकर कब्रिस्तान से निकलने लगा तो एक आसमानी बिजली ने उसे जलाकर राख कर दिया था। इस तरह उसने भी अपने किए की सजा पा ली थी, लेकिन बेचारी कैथी की रूह को अब भी सुकून ना था। लिहाजा इरफान और तारिक भाई ने वहां के पादरी से राब्ता करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कैथी को दोबारा उसकी आखिरी रसूमात मुकम्मल करके हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। मैं आज भी जब उस वाकये को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद कैथी की बेगुनाही और दुआएं रंग ले आई थीं, तभी तो खुदा ने मुझे उसके लिए एक जरिया बनाकर भेजा था।
उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूला करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।